नमस्कार, मैं शोम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लब। भारत में एक पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसका गठन वर्ष 1885 में हुआ, जिसका श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में उस पार्टी की पहली बैठक हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्षों में पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसके प्रांतीय विधायकों में हिस्सा भी लिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। और आज क्यों? वो इसलिए क्योंकि आने वाली 10 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। गलियारों में माहौल गर्म है कि क्या फिर परिवारवाद हावी होगा। आज चर्चा इतिहास, वर्तमान और भविष्य की। हमारे साथ हैं कुमुद। स्वागत है कुमुद आपका। नमस्कार शुभम। कुमुद, 1998 में सोनिया गांधी पहली बार अध्यक्ष बनी थी। तो आप जरा हमें बताइए, उससे पहले और बाद में कांग्रेस पार्टी में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए शुभम, मैं कांग्रेस के बारे में या सोनिया गांधी के बारे में बताने से पहले मैं आपको सोनिया गांधी के एक बयान के बारे में बताना चाहूंगा जी। जो उन्होंने राजनीति के बारे में दिया था। सोनिया गांधी के द्वारा कहे गए बयान को मैं हूबहू बताना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने राजनीति के बारे में कहा था, मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, परंतु मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। ये बयान सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के निधन होने के बाद दिया था, क्योंकि कांग्रेस वाले चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से ही हो, क्योंकि ऐसा प्रथा था कि यदि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनता है तो पार्टी को फायदा होता है और पार्टी में टूट नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भार लेने के लिए कहा, लेकिन सोनिया गांधी ने मना कर दिया, क्योंकि गांधी फैमिली से दो लोगों का प्रधानमंत्री रहते हुए निधन हो गया था। तो लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बनते गए कि पीवी नरसिम्हा राव उसके बाद प्रधानमंत्री बने और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1996 तक वो प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 1996 के चुनाव हारने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद के साथ कांग्रेस पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सीताराम केसरी बने कांग्रेस के अध्यक्ष। जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने और फिर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी की उम्मीद थी और पार्टी बहुत कम सीटों पे सिमट गई। तो फिर कांग्रेस में मांग उठने लगी कि पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना फिर से गांधी परिवार से ही हो और वो क्यों ना फिर सोनिया गांधी को ही बनाया जाए। तो सब नेताओं ने मिलकर सोनिया गांधी को बनाया। तो फिर सोनिया गांधी ने कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य या कह लें कि प्राथमिक सदस्यता उनको दिलवाई गई। फिर वो 1998 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और सोनिया गांधी को 1999 से बेल्लारी से चुनाव जीत कर आई। फिर 1999 में विपक्ष की नेता भी चुनी गई। तो ये तो हम सोनिया गांधी के बारे में बताया आपको, लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के समय और आज के कांग्रेस में दोनों में बहुत ही समानताएं हैं। कांग्रेस उस समय भी अपने वर्चस्व को लेकर जूझ रही थी, जिस तरीके से आज जूझ रही है दो लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद। काम करने या चुनाव लड़ने का तरीका ये था कि कांग्रेस किसी भी राज्य में अकेले लड़ती थी चुनाव, लेकिन सोनिया गांधी ने इसको आते ही बदला। सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी के अंदर सबको कहा कि नहीं, हम अब जब राज्यों में चुनाव लड़ेंगे तो हम किसी वहां के बड़े दलों के गठबंधन के साथ लड़ेंगे। जैसे तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ चुनाव लड़ी, महाराष्ट्र में अलग हुए नेता शरद पवार के एनसीपी के साथ चुनाव लड़ी, बिहार में आप आ जाइए तो आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ा और अन्य राज्य में चुनाव लड़ी। जैसे आप देखो गुजरात में वो अकेले लड़ी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वो चुनाव हारी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हार गई क्योंकि अकेले लड़ी। हरियाणा में भी वही हाल रहा। तो उन्होंने रणनीति बनाई, तो इसके तहत उनको काफी फायदा पहुंचा चुनाव में और वो करीब करीब 15 राज्यों में कांग्रेस को अकेले या तो किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव में सरकार बनाई। अब हम बात करेंगे 2004 चुनाव, आम चुनावों की बात। 2004 आते तक सोनिया गांधी एक देश में एक चेहरा बन गई थी। सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें हिंदी तक बोलने नहीं आती शुद्ध से। 2004 में सोनिया गांधी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा
दुनिया की 3 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। जी हाँ, शुभम, वही मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, 2004 आते तक सोनिया गांधी एक अपने आप के व्यक्तित्व में एक निखार ले आई थी। वो हुँ, उनके वो मतलब जो महिला के बारे में बोला जाता था कि वो विदेशी मूल की हैं और वो हिंदी तक बोलने नहीं आती। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के स्टाइल को अपनाया। वही हुँ, साड़ी पहनने का स्टाइल, भाषण देने का स्टाइल, गाँव हुँ, में शहर-शहर, गाँव-गाँव जाकर घूमकर कांग्रेस के लिए प्रचार करना। और हुँ, 2004 तक एक अच्छी खासी उन्होंने छवि बना लिया था। और फिर उसके बाद हुआ 2004 आम चुनाव की हम लोग बात करें, हुँ, 2004 आम चुनाव में उनका जो मुकाबला था एनडीए से, जो हुँ, एनडीए ने इंडिया शाइनिंग और फील गुड जैसे नारों से पूरा माहौल चुनाव का ऐसा कर दिया था कि बस हम ही चुनाव जीत रहे हैं। हुँ, लेकिन उसका मुकाबला किया सोनिया गांधी ने बहुत रणनीति बनाकर। उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया कि हम इस चुनाव में आम आदमी के मुद्दों की बात करेंगे। हुँ, उन्होंने एक नारा निकाला, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और हुँ, उन्होंने कई तरह के आम आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों की बात की। हुँ, जैसे उन्होंने किसानों की बेरोजगारी दूर करने की या किसानों की आमदनी उठाने की बात की, बिजली पहुंचाने की बात की, सड़क बनवाने की बात की। तो इसका फायदा उन्हें मिला और यूपीए एनडीए के मुकाबले 222 सीट तक पहुंच गई। हुँ, तो 2004 चुनाव के हो गए, रिजल्ट आ गए। उसके बाद एनडीए एनडीए से यूपीए काफी आगे जा चुकी थी। मतलब आप कह लो कि एनडीए चुनाव हार चुकी थी। लेकिन अब बात की सरकार बनाने की, तो उन्होंने बहुत अच्छे कुशल तरीके से बाकी सब पार्टियों से मिलकर, जैसे लेफ्ट लेफ्ट से बाहर से समर्थन लिया, वो सरकार को बाहर समर्थन कर रही थी। और फिर हुँ, एक ऐसा फैसला जो कि भारतीय इतिहास में कम लोग ही ले पाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर हुँ, ऐसा होता तो वो पहली रोमन कैथोलिक होती जो भारत की प्रधानमंत्री बनती। लेकिन उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए अपने आप को पीछे कर लिया और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का नाम आगे रखा। जब वो हुँ, राष्ट्रपति कलाम की बुक में कलाम ने लिखा है कि जब चुनाव हुआ 2004 का, तो हुँ, हम लोग सोनिया गांधी के नाम की चिट्ठी निकाल चुके थे कि हम शायद उन्हें शपथ दिलवाने जा रहे हैं, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जब वो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर आई और कही हुँ, कि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो हम लोगों को मतलब कलाम ने बोला कि हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब कोई ऐसा लेडी जो जिसके पास प्रधानमंत्री बनने का इतना अच्छा अवसर है, वो छोड़कर और किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना रही, तो मतलब सहसा विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी फिर दूसरा बनवाना पड़ा। तो हुँ, ये तो बात थी प्रधानमंत्री बनाने की। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने एक अच्छा रणनीति बनाई। उन्होंने एक हुँ, पद पद का सृजन किया जिसका नाम था एनएससी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और वो इसकी हेड बन गई। और मतलब पूरे पूरे कांग्रेस, वो यूपीए की हेड तो थी या चेयरपर्सन है, कांग्रेस की चेयरपर्सन दोनों, लेकिन वो सरकार की भी हेड बन गई। वो बैक द टेबल सरकार को ऊपर से गाइड कर रही थी या कंट्रोल कर रही थी। लेकिन एनएससी को इस तरीके से बनाया गया जिसमें एनएससी में ब्यूरोक्रेट्स भी रखे गए, पॉलिटिशियन भी रखे गए। और इसमें नहीं, उस टाइम एक आ, बात ये भी कही जाती थी कि जो पूरा पीएमओ था, वो मनमोहन सिंह के कहने पे उन, उतना नहीं चलता था जितना सोनिया गांधी अपने इशारों पे चलाती थी। हाँ, ये बात आपने सही कहा। वो उन्होंने वो जो एनएसी था वो पीएमओ और प्रधानमंत्री से भी ऊपर था। वो जो हुँ, पीएमओ जो जो एनएसी कहती थी, वही पीएमओ भी मानता था और प्रधानमंत्री भी मानते थे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एनएससी को इस तरीके से बनाया गया जिसमें एक्टिविस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, आर्थिक हुँ, विशेषज्ञ, बिजनेसमैन और राजनीतिक लोगों को शामिल किया गया, ताकि ऐसा न लगे कि मतलब उसमें सिर्फ एक या दो लोग हैं। जैसे मैं आप कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगा जो पीएससी एनएससी में थे। जैसे सोनिया गांधी तो चेयरपर्सन थी, मिहिर शाह योजना आयोग के अध्यक्ष थे, नरेंद्र हुँ, जाधव योजना आयोग के सदस्य, आशीष मोंडाल डायरेक्टर ऑफ एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, प्रोफेसर प्रमोद टंडन, दीप जोशी एक्टिविस्ट, प्रोफेसर एमपी स्वामीनाथन। ये नाम हुँ, चौंकाने वाला हो सकता है, आप मान सकते हो, क्योंकि यही स्वामीनाथन है जिन्होंने बाद में कृषि पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे। वो भी उस
एनएसी में थे, लेकिन उन्होंने बाद में सरकार पे कुछ आरोप लगाकर और इस्तीफा दे दिया। एक और नाम आता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो ये तो मैंने बात की एनएसी की, लेकिन जो यूपीए बना था, जिसका मैं शायद जिक्र नहीं किया, यूपीए यूपीए जो बनाया गया था उसके कुछ कॉमन एजेंडा थे, जिसको हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे दल थे, शरद पवार, डीएमके और बहुत सारे लेफ्टिस्ट पार्टी उसमें थे। तो उनके बीच में छह पॉइंट बनाया गया था न्यूनतम साझा कार्यक्रम के। तो मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जैसे पहला पॉइंट था कि जैसे समाज के अंदर लोगों को गैर मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करवाया जाए, जो फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान में दिया गया है। तो इसके तहत पहला पॉइंट यही था कि मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिया गया है, उसको मतलब सारे अधिकार लोगों को दिलाया जाए। दूसरा था उनका आर्थिक पे भी ध्यान था कि जो हमारी जीडीपी रेट है, वो पहले एनडीए में था, वो 7 से 8% तक था एनडीए में, उसको बरकरार रखा जाए या 7 से 8% से ऊपर भी ले जाया जाए। वेलफेयर स्कीम लाया जाए, जो उन्होंने बाद में लाया भी, जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ। खासकर जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाया जाए, जिनके पास जो मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, या कटनी, जो बिहार में कटनिया सब जिसको हम कहते हैं, उसमें काम करते हैं, या जो ठेला लगाते हैं, जो ठेला चालक होते हैं, या जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके लिए। चौथा पॉइंट था उनका कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए। जैसे सोनिया गांधी का बहुत बड़ी पैरवी कार थी महिला आरक्षण का, 33% की जो दिया जाए, मतलब संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। वो तो नहीं कर सकी, लेकिन बहुत सारे स्टेट में इसके बाद बहुत सारे स्टेट में पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जैसे बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये यूपीए की देन कही जाएगी, आप इसको कह सकते हैं। 5वां पॉइंट था कि समाज के जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, या इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कह लें उच्च कोटि के प्रोफेशनल हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। जैसे टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए, या उनके लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे एम्स खोला जाए, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी की संख्या बढ़ाया जाए, या उच्च कोटि का रिसर्च इंस्टीट्यूट बढ़ाया जाए। क्योंकि आप इंडिया में जानते हो, इंडिया जीडीपी का बहुत कम ही परसेंट, 1% से भी कम अपना खर्च करते हैं रिसर्च पे। तो एक अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है। एनडीए या कह लें मोदी गवर्नमेंट 2019 में लगभग 1 साल खत्म होने के बाद फिर भी रिसर्च पे अभी तक जीडीपी नहीं बढ़ाया गया है। छठा पॉइंट था उनका कि जो सरकार हम काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता चले कि हाँ, सरकार अगर इतना पैसा ला रही है इस फंड के लिए, तो वो पूरा पैसा खर्च हो। और मतलब लोगों पता होना चाहिए, या लोग अगर हमसे काम चाहते हैं तो उनके लिए हम काम करें। इन सबों को ध्यान में रखकर एनएसी ने ऐसे 4-5 परियोजना लाए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो 6 पॉइंट जो उनका था न्यूनतम साझा कार्यक्रम, वो मतलब एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल पहले टर्म या दूसरे टर्म में यूपीए के फर्स्ट या सेकंड टर्म को मिलाकर, जैसे 3-4 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, जो कि आज एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। जो लोग आजकल डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, इसमें सरकार कितना पैसा दे रही है, गवर्नमेंट, स्टेट इसका कितना शेयर है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत मतलब एक पार्टिकुलर क्लास तक लोगों को शिक्षा मुफ्त कर दिया गया, या लोगों को उतना शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, आपको इतना करना ही करना है। तीसरा रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा कहा जाता है, इसके अंदर 100 दिनों का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मैं पहले बात कर रहा था न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत, उनको वो कहा गया था किसानों के लिए हम वेलफेयर स्कीम। तो ये रोजगार गारंटी योजना हो गया, इनमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी लोग आ गए और किसान के लोग भी आ गए। और इन्होंने जैसे रोजगार गारंटी योजना तो था ही, 2009 के चुनाव में उन्होंने किसानों के लिए लोन वगैरह माफी का भी कुछ काम किया था। तो रोजगार गारंटी योजना था जो 2 फरवरी 2006 को आया, 625 जिलों में लॉन्च किया था। फिर 1 अप्रैल 2008 से भारत के सारे जिलों में लाया गया। फिर खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत लोगों जो बीपीएल परिवार के आते हैं उनको मतलब एक मिनिमम अमाउंट पे मिनिमम गेहूं और चावल की उपलब्धता करवाया गया। तो ये 4-5 योजना ऐसे हैं जो ये सब
मतलब कह सकते हो आप सोनिया गांधी या यूपीए या एनएससी की देन? कुमुद, फिर ये आपने बताया 2013 तक का, उसके बाद आता है साल 2014, यानी वंशवाद या परिवारवाद की वह पद्धति निकलती है जिसमें एक ही परिवार वंश या समूह के लोग एक के बाद एक कई शासक बन जाते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। तो मुझे ये बताइए, क्या जब आप किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तभी आप उसकी कमान अपने हाथ में लेते हैं, या आप बिना अध्यक्ष होते हुए भी उस पार्टी को संभाल सकते हैं? जैसे राहुल गांधी उसके बाद अध्यक्ष बने, एक के बाद एक राज्य हाथ से निकल रहे थे, तो क्या सोनिया गांधी उस टाइम अपनी कमान टाइट नहीं कर सकती थी? देखिए शुभम, जो आपने कहा उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। वंशवाद का तो आरोप लगता रहा है कांग्रेस पे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी गांधी परिवार से कांग्रेस हटी है अध्यक्ष पद से, तो हम्म। कांग्रेस में फूट पड़ा है और कांग्रेस से कई लोग निकल निकल गए या उनका कंट्रोल नहीं रहा और वो अलग अलग पार्टी बना ली। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ममता बनर्जी हो गई, कांग्रेस से हटकर तृणमूल कांग्रेस बनाई। शरद पवार को तो निलंबित किया ही गया था, लेकिन वो आजकल एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। हम्म। फिर आप बात कर लो वाईएसआर तेलंगाना में, या कई कई और स्टेट हैं। हम्म। तो एक कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है, कांग्रेस के जो बहुत जो अंदर थिंक टैंक है जो कांग्रेस को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस में मतलब अगर गांधी परिवार नहीं रहा तो कांग्रेस बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी हार्डकोर कार्यकर्ता है या जो कह लें थिंक टैंक, वो चाहता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष हो जो गांधी परिवार से ही हो। और सोनिया गांधी की उम्र भी हो चुकी है, अब 70-72 साल की उम्र है और वो 2011 या 12 के आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक सर्जरी से भी गुजर चुकी हैं और उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। जैसे आप कांग्रेस की जब अध्यक्ष अध्यक्ष पद संभाली थी सोनिया गांधी, तो वो देश में भ्रमण करती थी, पूरे देश में गांव गांव जाकर भ्रमण करती थी, लेकिन अब वो भ्रमण नहीं कर सकती। अब वो ज्यादा संसद में भी नहीं जाती, उनकी उपस्थिति लगभग 60% के आसपास रहता है, वो संसद भी कम जाया करती हैं और उनका अब स्वास्थ्य गिर रहा है दिनों दिन। तो जो आपने पूछा था कि कमान नहीं संभाल सकती क्या, तो इसका उत्तर यही हुआ कि वो अब उनका स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देता जितना कि पहले देता था। अब इसी। बात आपने पूछा राहुल गांधी के बारे में, तो जब हम्म। राहुल गांधी ने पद संभाला तो वो 2 बार सांसद ऑलरेडी बन चुके थे, या आप कहो तीसरा टर्म वो 2014 में भी पूरा किया था, तीसरा उनका शुरू हुआ था। तो और वो अब 50 साल के हैं, अब वो युवा नहीं रहे इतना, लेकिन उनके अंदर यह है कि अभी भी शायद मैच्योरिटी नहीं आई कांग्रेस पद संभालने की। और उनके साथ एक ये भी बात हुआ कि वो कांग्रेस में एक अपना नया नया टीम बनाना चाहते थे जिसमें युवा लोग हो साथ में, जैसे सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, देवड़ा, या और भी आरसीपी सिंह, और नहीं, आप तो मान मुझे लें आप यूपी में। मुझे यहाँ पर ये लगता है, जो आपने युवा की बात की, इसमें शायद सोनिया गांधी की सोच आई थी, क्योंकि वो बड़े बुजुर्गों को लेके, जो राजनीति के एक से एक धुरंधर हैं, उनको लेकर साथ चलना चाहती थी। तभी ये सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद पीछे रह गए। क्या हाँ, कहेंगे आप? आपने सही बोला। यही मैं कहने वाला था कि राहुल गांधी चाहते थे कि भविष्य के लिए नेता तैयार किया जाए। हम्म। जैसे जो मैंने नाम बताया उसमें बहुत सारे नेता यंग थे, जैसे सिंधिया, पायलट, जितिन प्रसाद, आरसीपी सिंह, देवड़ा, ये सब लोग 40 के आसपास, 40 या 50 के आसपास आसपास के उम्र के हैं। तो ये चाहते थे कि मतलब राहुल गांधी चाहते थे कि युवा वर्ग तैयार हो ताकि अगले 20 साल के लिए कांग्रेस में नया एक नेताओं की फौज एक तैयार नई हो सके। सोच है। लेकिन नई सोच, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कांग्रेस के जो पुराने लोग थे, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, हम्म। अशोक गहलोत, और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे आप कपिल सिब्बल मान लो, जयराम रमेश, शशि थरूर, ये सब लोग को आपस में ऐसा लगा कि मतलब हमारा महत्व या वर्चस्व कांग्रेस में खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने फिर वो चीज को तोड़ना शुरू किया और जितना सहयोग राहुल गांधी को करना चाहिए था उतना सहयोग नहीं उनको किया। तभी कांग्रेस 2014 या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद
उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा करना चाहिए था। तो कि ये आपकी जब बातों से तो ये पता चल रहा है कि आप ये कहना चाहते हो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में कुछ ताल में कुछ मतभेद थे। तालमेल या कह सकते हो सोच, दोनों के कार्यशैली, कार्य करने की शैली में अंतर है। जहां सोनिया गांधी चाहती है कि हर हम्म। वर्ग को साथ में लेकर चले, या जो कांग्रेस के पहले पुराने वर्ग जैसे अहमद पटेल उनके राजनीतिक सलाहकार होते हैं वो, या कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, इन लोगों को साथ साथ लेकर जो युवा वर्ग है उनको भी दोनों में साथ लेकर चले। लेकिन राहुल गांधी का ये मानना है कि नहीं, पहले युवा वर्ग को पहले लाया जाए, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं या उम्रदराज नेता है वो संगठन को मजबूत करें, उनको संगठन का काम दिया जाए, और जो युवा वर्ग के नेता है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन सोनिया गांधी का यहाँ राय उलट है। सोनिया गांधी चाहती है कि जो मेन एक्सपीरियंस लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में हम्म। लाया जाए, और युवा वर्ग को मेन स्ट्रीम में भी लाया जाए या संगठन का काम दिया जाए। तो हम्म। दोनों के कार्य करने की शैली में थोड़ा अंतर है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसके बाद 2019 का आम चुनाव होता है। रिजल्ट हम सभी के सामने है। राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं अपने अध्यक्ष पद से। सोनिया गांधी दोबारा अंतरिम अध्यक्ष चुनी जाती हैं। तो ये दोबारा जो चुनी गई 2019 में, वो 1 साल का कार्यकाल जरा बताइए कैसा रहा कांग्रेस के लिए। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कार्य करने का तरीका अलग है, वो इन 1 साल के चुनाव, जो 1 साल का टर्म है, अभी 1 साल होने को है, उसमें 3 विधानसभा चुनाव हुए। हम्म। हरियाणा अक्टूबर में चुनाव हुआ, हम्म। महाराष्ट्र अक्टूबर में चुनाव हुआ, और झारखंड नवंबर हम्म। में चुनाव हुआ। इन हम्म। तीनों का रिजल्ट देखकर आपको पता चल सकता है कि कितना डिफरेंस आ गया सोनिया गांधी के आते ही। जहां हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में 15 सीट पे 15 या कांग्रेस की सत्ता चली गई थी, वहां पे हम्म। सोनिया गांधी कुमारी शैलजा को बनाती वहां की पार्टी अध्यक्ष, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हाशिए पे चली गई थी, उनको फिर से वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाता है। हम्म। और उसका रिजल्ट देखिए कि 90 में से 31 सीट पे हरियाणा में, 90 में से 31 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं झारखंड। झारखंड में कांग्रेस पहले 20 भंवर में फंसी हुई थी, लेकिन उन्होंने उन्होंने यूपीए, वहां पे यूपीए का फार्मूला लागू किया। हम्म। वहां पे आपके सीट है 81, वहां पे यूपीए बनाया सोनिया गांधी ने, और जेएमएम और आरजेडी के साथ गठबंधन किया। जेएमएम को जेएमएम को एक बड़ा हिस्सा सीट का दिया गया, आरजेडी को भी 7 सीट दिया गया। कांग्रेस खुद 31 सीटों पर लड़ी, और हम्म। 31 में से वहां पे 16 सीट जीतने में कामयाब रही। और एक तरह से हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत दिनों के बाद सत्ता में वापसी करवाई। तो इसमें सोनिया गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम हम्म। चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस को लगभग सत्ता से बेदखल कर दी थी। वो यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पार्टी कही, या मराठाओं की पार्टी कही जाने वाली शिवसेना को भी पीछे छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि उन्होंने एनसीपी के साथ गठबंधन बनाया, और 144 सीटों पे लड़ी। 144 सीट, 100 100 उसमें से 44 सीट जीतने में कामयाब रहे, और वोट शेयर उनका रहा लगभग 15.87%। झारखंड में मैं आपको वोट शेयर बताना भूल गया, अच्छा खासा 13.88% वोट शेयर था उनका। और हम्म। झारखंड में, ये महाराष्ट्र में वोट शेयर इंक्रीज हुआ। और अब देखिए, जब ये शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ में लड़ी थी, और दोनों ने अच्छी खासी बहुमत पा ली थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाजी उन्होंने पलटा, और अब महाविकास अघाड़ी के नाम से हरियाणा महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में अब सरकार का साझेदार है कांग्रेस। हम्म। और मतलब एक कहिए कि अब एक विचारधारा से समझौता करके शिवसेना, जो कि शिवसेना एक हार्डकोर हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, और कांग्रेस एक समाजवाद या सेकुलरिज्म को मानने वाली पार्टी है, दोनों में सोनिया गांधी ने शरद पवार के सहायता से सामंजस्य बिठा के वहां पे सरकार बनाई। तो ये मतलब आप देखिए कि सोनिया गांधी के कार्य करने की शैली कितनी अलग है राहुल गांधी से, और ये शैली कांग्रेस
कांग्रेस को पिछले 1 साल में 3 चुनाव बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को फिर से संभालने की ओर है। जैसे आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसमें बीजेपी एक तरीके से कांग्रेस पे डोमिनेट कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी अपने फिर से वही एक अलग तरीके के सोच से कांग्रेस को बीजेपी से आगे रखे हुए। तो आप देख सकते हो कि सोनिया गांधी का कार्य करने का तरीका कितना अलग है राहुल गांधी से, जो कि फिर से कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो कुमुद, अब 10 अगस्त को अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली हो रही है। क्या लगता है, सोनिया गांधी दोबारा या फिर कुछ अब अलग सोचा जाएगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको रिजल्ट बताया पिछले एक साल या कह लें सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए, पहला, कांग्रेस में विकल्प का अभाव है। राष्ट्रीय राजनीति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि पूरे देश को मान्य हो। नहीं, अब कमलनाथ, ये तो आगे सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब सोनिया गांधी कब तक, अब आगे अगर आप सोचना ही नहीं चाहेंगे, आप युवाओं को आगे नहीं आने देंगे, तो विपक्ष की वो विकल्प की कमी तो हमेशा रहेगी रहेगी आपके पास। देखिए, आपका बात तो कहना सही है, लेकिन जैसे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी जब लास्ट बार सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने के लिए, तो कई प्रस्ताव आए थे कि प्रियंका गांधी को बनाया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी के पास अभी अनुभव की कमी है और वो खुद भी नहीं बनना चाहती है, क्योंकि उनके अभी वो यूपी में जहां पे पिछले 30 सालों से कांग्रेस सत्ता में बाहर है। अब यूपी जैसे राज्य में कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो कि यूपी के लोगों का विश्वास जीत सके और वहां पे सरकार बना सके। तो अभी प्रियंका गांधी का मेन फोकस वहां है, और कांग्रेस के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि राष्ट्रीय राजनीति में सब लोगों को मान्य हो। अब अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी गुजरात का मामला देख लो आप। गुजरात में राहुल गांधी के कहने पे सोनिया गांधी ने हार्दिक पटेल को वहां का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ये फैसला काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इसमें आप कह लो कि सोनिया गांधी का रणनीति हो सकता है कि अहमद पटेल जैसे नेताओं को साइड किया गया। तो आप इसमें जो फैसला था वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी का था, बाकी लोग क्या चाहते थे उसमें तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। आप मतलब मेरा मानना ये है कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा भविष्य में और कोई नेता नहीं दिखता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। कमलनाथ बहुत बूढ़े, एक उम्र हो चुका है, गहलोत, ये लोग आपस के लड़ाई से ही निकल नहीं पा रहे हैं। या इनको कमलनाथ तो उत्तर भारतीय के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार और यूपी के लोगों के लिए काफी सारा स्टेटमेंट दिया, तो वो पहले से विवादों से घिरे हैं। प्लस अशोक गहलोत, ये लोग राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्य नहीं होंगे और इनके पास कोई नेता नहीं, अभी तक तो नहीं दिखता। एक सचिन पायलट दिखते हैं, लेकिन सचिन पायलट से अशोक गहलोत का आप देख सकते हैं किस तरीके का मामला चल रहा है। एक और राजस्थान में अगर सचिन पायलट के तो कभी भी अशोक गहलोत सपोर्ट नहीं करेंगे। एक और नाम है अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन क्या लगता है वो पंजाब छोड़ के आएंगे? अभी तो मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि कोई भी आपस के नेताओं को अध्यक्ष पद फिलहाल तो बनाते हुए नहीं, क्योंकि अगर इतना खुलापन ही होता तो 2014 में ही कुछ दूसरे विकल्प की तरफ जाते कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो वही वंशवाद परिवारवाद में फंसी रही। कांग्रेस की मजबूरी भी है। आप गांधी परिवार के अलावा कोई भी अगर बना है तो आप देख सकते हो कि वो चला नहीं, या मतलब कांग्रेस को संभाल नहीं पाया। तो आप कह लो कांग्रेस के लिए वंशवाद या परिवारवाद आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की मजबूरी है। उनके पास एक चेहरे की कमी है, जैसे कभी बीजेपी के पास हुआ करता था। आडवाणी जी और अटल जी के पास, बीजेपी के पास राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक चेहरा नहीं था, जो अभी कांग्रेस के साथ बहुत सालों से, करीब ये 30 सालों से हो रहा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे राष्ट्र में मान्य हो, जो कांग्रेस के पास पहले हुआ करता था। अभी एक विकल्प की कमी है कांग्रेस में।
मेरा ये मानना चलिए है। कुमुद, अब देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। परिवारवाद या वंशवाद दोबारा हावी होता है या फिर हमें कुछ और ही दिखाई देता है। लेकिन कुछ और देखने का, जैसा आपने बताया, उसके विकल्प बहुत कम हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कुमुद, आपका धन्यवाद। आपने हमें पूरा धन्यवाद इतिहास शुभम। बताया सोनिया गांधी का। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ क्लब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी सगी संबंध हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।